वाले हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। हम लोग पाठ 6.1 सीवी रमन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सीवी रमन के बारे में आपने सुना ही होगा कि इन्होंने सीवी रमन जो रमन प्रभाव था उसके बारे में बहुत प्रयास के बाद इनको रमन प्रभाव जो है वो हासिल हुआ था, और उसके बाद इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मतलब सरकार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जिसको बोला जाता है वो 1988 में इन्हें मिला था। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में कि इन्होंने किस तरह से अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, तो वो सभी आपको आज इस पाठ में समझाया जाएगा। तो पाठ 6.1 सीवी रमन अपना बुक ओपन कर लीजिए या फिर स्क्रीन के साथ आप लोग देखते जाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ चलिए कौन रीड करेगा? फर्स्ट पैराग्राफ कौन रीड कर रहा है? एनीबडी, कोई भी अपने से बोलिए कौन रीड करना चाहता है? अर्पिता पांडे। यस मैम। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन से भी आप पढ़ सकते हैं। यस मैम। पढ़िए। क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? क्या बात है अर्पिता पांडे? आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम। फिर आप क्यों रीड नहीं कर रहे हैं? मैम पढ़ना हमारे नहीं घर पे हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रही है। ओके, अदर स्टूडेंट में से कौन रीड करना चाह रहा था अभी? मैम मैं रोहित मिश्रा। रोहित मिश्रा, चलिए पढ़िए। बाकी सभी अरविंद अपना माइक म्यूट रखेंगे। ओनली रोहित मिश्रा का माइक ऑन होगा, बाकी सब ऑफ रखें। भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और शैक्षिक खिलौने बनाने के लिए मशहूर हैं। वे लेखक व अनुवाद भी करते हैं। उनकी लोकप्रिय वेबसाइट पर खिलौने और पुस्तकों का विशाल मैम ये मैम अपनी बुक हाँ क्या? मैम अपने काम करने के लिए उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें बच्चों के विज्ञान के प्रसार के लिए सरकार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 1988 शामिल है। आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों क्या बोलबाला है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा और कीमती उपकरण आज मनुष्य का दिमाग है। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें सीवी रमन के जीवन से मिलता है। वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें
भारत में विज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन अन्य विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया था, उनकी कीमत 200 रुपए से भी कम थी। चलिए देखते हैं। अब बाकी सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे। इसमें सीवी रमन के जन्म से उनने क्या क्या कार्य किए थे, लेकिन उनकी मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। आज वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों का बोलबाला। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी वगैरह होती है, वहां पर अंधाधुंध पूंजी मतलब बहुत ज्यादा पैसों का यूज किया जाता है और बहुत महंगे महंगे उपकरणों का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा और कीमती उपकरण हमारा दिमाग होता है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो चाहे महंगे से महंगे उपकरण हमारे सामने हो जाए, हम उसका यूज करना या फिर हमें उसे कैसे यूज करना है या उनसे हम किस नई शोध को हम ला सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात की सच्चाई का प्रमाण जो है हमें सीवी रमन के द्वारा मिला है। वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे बहुत से शोध कार्य किए और उन्हें इन्हीं शोध कार्यों की वजह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन अल्प विकसित उपकरणों का मैम आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। यहाँ पर ही वो बता रहे हैं कि उनने जिन उपकरणों का प्रयोग किया था, तो उस उपकरणों में मतलब उनने जो शोध कार्य किए जिनके लिए उनको पुरस्कार मिला, उस जो शोध कार्य में उन्होंने जो चीजें यूज लाई थी उसका कीमत सिर्फ 200 रुपए था। ठीक है, मतलब 200 रुपए से भी कम था। इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म मतलब सीवी रमन जी का जन्म जो है 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। उनके पिता जो है वो भौतिक विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे मतलब वे पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। रमन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तकों को पढ़ने को मिलती थी, क्योंकि उनके पिता एक भौतिक और विज्ञान और गणित के क्या थे, व्याख्याता थे, तो वो शुरू से ही उनके पिता की बुक्स वगैरह को पढ़ा करते थे। उन्हें अपने पिता से संगीत का प्रेम भी मिला, जिसकी प्रकृति पर उन्हें बाद में बुनियादी शोध किया। मतलब उनके पिता जो थे वो संगीत प्रेमी भी थे, इसीलिए उनकी रुचि भी संगीत में थी। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग की जो पढ़ाई है वो विशाखापट्टनम में की। उन दिनों आयु की पाबंदी न होने के कारण उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब 11 साल की जब उम्र थी उनकी, मतलब 11 हाई स्कूल की परीक्षा का मतलब होता है 10th क्लास। जब वो 11 साल के थे तभी उन्होंने 10th क्लास की परीक्षा जो है वो पास कर ली थी। 1902 में रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1902 में क्या हुआ, उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया और भौतिक विज्ञान के प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने 1904 में बीए पास कर लिया। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिक विज्ञान में मतलब फिजिक्स में उनको वो फर्स्ट रैंक में आए और स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने 1904 में बीए भी पास कर लिया। 1907 में एमए की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। रमन का कद जो था वो बहुत छोटा था, जिससे उनके लिए वो अनेक मुश्किलें खड़ी होती थी। परीक्षा में तो सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया कर लिए जाते थे, लेकिन फिर भी मतलब उनका जो कद था, उनका मतलब हाइट जो थी वो कम थी, इसके लिए उनके पास बहुत सी मुश्किलें आती थी। अक्सर उनसे शिक्षक पूछते, क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र हो? महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई। मतलब उनका कद छोटा होने की वजह से अक्सर जो शिक्षक है वो हमेशा पूछते थे कि क्या आप इसी कक्षा के छात्र हो करके। और उसके बाद महाविद्यालय की पढ़ाई मतलब कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें विदेश जाने की सलाह दी गई। परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रमन का छोटा शरीर इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत में रहकर काम करने के लिए रमन सारी जिंदगी उस डॉक्टर की ऋणी रहे। मतलब यहाँ पर यह है कि वे बाहर जब जाना चाहते थे, इंग्लैंड में जाना चाहते थे, तो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से जो रमन का शरीर था सीवी रमन जी का, वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए जो उनके डॉक्टर थे, उनके डॉक्टर ने उन्हें यहीं रहकर अपनी पढ़ाई जारी करने का निर्देश दिया। रमन ने भौतिक विज्ञान में एमए किया। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां होती थी, अन्य विकल्प खुले नहीं थे, इसलिए रमन को कलकत्ता में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी। वित्त विभाग जो पैसों का विभाग होता है, उस विभाग में शासकीय नौकरी की। वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी भौतिकी में रमन की रुचि जो है वो लगातार बनी रही। मतलब उन्होंने वित्त विभाग में तो काम किया, लेकिन वो भौतिकी से, फिजिक्स से बहुत ज्यादा रिलेशन था उनका,
तो उनकी रुचि उसमें ज्यादा लगी। उन्होंने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई और वहीं प्रयोग करने लगे। एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लिखा था। कहा जाता है कि रमन चलती ट्राम से कूदकर वहां पहुंचे जहां उनका स्वागत अमृतलाल सरकार ने किया। इनके पिता महेंद्र लाल सरकार ने भारतीय विज्ञान का प्रसार करने के लिए 1876 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की। अब रमन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वहां की प्रयोगशाला में काम करने लगे। मतलब एक बार जब वो इसी तरह से घर आ रहे थे तो अचानक साइन बोर्ड पर उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस को देखा, जिसकी शुरुआत उनके पिता ने ही की थी 1876 में। तो अब रमन का ये काम था कि जब वो दिन में ऑफिस जाने चाहते थे अपने काम पर, वहां से लौट करके आने के बाद वो प्रयोगशाला में काम करते थे। जल्द ही वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने लगे जिनकी ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ। मतलब वो शोध पत्र लिखते थे कि उन्होंने आखिर वो क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सब कामों को देखते हुए जो विशेषज्ञ थे उनका ध्यान उनके ऊपर आकर्षित होने लगा। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने रमन को विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की तारकनाथ पालित चेयर स्वीकार करने का आमंत्रण दे दिया। अब 1917 की बात आती है, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति थे कौन, आशुतोष मुखर्जी जी। उन्होंने रमन को विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान जो है उससे तारकनाथ पालित चेयर का स्वीकार करने के लिए आग्रह कर दिया। रमन इस बात से बहुत खुश हुए। वित्त विभाग के बही खातों से बरी होकर अब वे अपने प्रिय विषय पर शोध करने के लिए मुक्त थे। मतलब उनको फिजिक्स में ज्यादा रुचि थी, तो यहाँ पर उनको उसी विभाग में नौकरी मिल गई थी। 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रमन जो है विदेश गए। उनकी यह समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। वे समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहते। सागर का पानी नीला क्यों दिखता है? क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है? क्या कोई और कारण है? रमन को एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण, मतलब इंटर रिलेशनशिप के कारण है। इस तरह जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेल में मस्त थे, तब रमन वहां एक जेबी वर्ण क्रम मापी से प्रयोग में मगन थे और उन्होंने अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रकीर्णन का एक शोध पत्र लिख डाला। मतलब जब वो विदेश यात्रा करने के लिए जा रहे थे तब सभी लोग जो एंजॉय वहां पर कर रहे थे, लेकिन रमन का ध्यान गया सागर के गहरे नीले पानी में कि सागर का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? क्या आसमान के प्रतिबिंब के कारण दिखाई देता है? इस तरह से वे सोच रहे थे। तब उनको ये समझ में आया कि नीला पानी जो है वो सूर्य के प्रकाश के बीच जो इंटर रिलेशनशिप हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। इस तरह जब उन्होंने क्या किया, ये जो अपना प्रभाव था उस पर एक, मतलब उनके जेब में रखे हुए जो स्पेक्ट्रोमीटर से के प्रयोग से उन्होंने उसमें वो मगन थे और अलग अलग माध्यमों से प्रकाश के प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश का अलग अलग तरह का जो मीडियम होता है वहां पर देख करके वो शोध पत्र लिखने लगा। भारत लौटने के बाद रमन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध शुरू कर दिया। उन्होंने प्रकाश की किरणों को अलग अलग द्रवों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। अलग अलग जो लिक्विड होते हैं उस लिक्विड से उन्होंने प्रकाश की किरणों को गुजार कर वो देखने लगे कि आखिर क्या होता है। अंततः 1928 में उन्होंने सिद्ध किया कि जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश को बिखेर देते हैं। बाहर आने वाली प्रकाश किरणों का रंग आने वाली किरणों से भिन्न होता है। बाहर निकलने वाली ये किरणें आने वाली किरणें की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ती है। यह वही सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है जिस पर आगे चलकर रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब उन्होंने अपने शोध में ये बताया कि जब एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है, एक रंग का प्रकाश जो है किसी भी एक रंग का प्रकाश जब द्रव से होकर गुजरता है तो प्रकाश के कण जो होते हैं और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद वो प्रकाश को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अंदर वाली किरणों से बिल्कुल अलग होती है। बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यह वह सुप्रसिद्ध, मतलब यही जो था वो रमन प्रभाव का प्रभाव था जिसके ऊपर रमन जी को आगे जाकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इससे अलग पदार्थों के संरचना के अध्ययन में बहुत सी मदद भी मिली। इसके बाद आपको बताया गया है, इस बुनियादी शोध के बाद रमन पर सम्मानों की झड़ी लग गई। मतलब जब उन्होंने ये कार्य कर डाला तो रमन जी को बहुत सारे सम्मान दिए गए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। 10 दिसंबर 1930 को उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले रमन जो है वो पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे।
अश्वेत मतलब पहले ये था कि सिर्फ जो अंग्रेज लोग होते थे उन्हीं को ये सारे पुरस्कार मिलते थे, हम भारतीयों को नहीं मिलते थे, लेकिन हम भारतीयों को भी में से सबसे पहले इन्हीं को मिला। उनसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में सम्मान मिला था। रमन के बाद उनके भांजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष बाद 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। सदियों तक विदेशी ताकत द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय सांस्कृतिक वैज्ञानिक समाज का आत्मसम्मान बुलंद हुआ। एक भारतीय वैज्ञानिक को जिसने सारा शोध भारत में ही रहकर किया, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच में बहुत ही गर्व की बात। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को सीवी रमन जी के बारे में समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो आगे आप लोग का जो टेस्ट है वो टेस्ट सिलेबस भी आपका यही है 6.1 एंड 6.2। ठीक है, मैं आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी कि टेस्ट का आपका सिलेबस क्या है। ओके ओके मैम। मैम क्वेश्चन आंसर, मैम क्वेश्चन आंसर वगैरह तो मैंने आप लोगों को पहले भी भेजे हैं ना बेटा, मैडम ने। यस मैम। ठीक है, तो इस पार्ट का मैं आप लोग को जो सिलेबस है वो बता दे रही हूँ। 6.1 और 6.2 दोनों आपका सिलेबस आएगा। ठीक है मैम। ठीक है, मीटिंग लीव कर रही हूँ मैं। क्या